दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि भारत हर दिन 1.5 लाख टन से ज्यादा एक ऐसी चीज पैदा करता है जो हमारे ही घर से निकलकर पूरे शहर पर एक बोझ बन जाती है। उसकी लाइफ तो समझिए बहुत ही नर्क लाइफ है। मुश्किल तो आता है, बदबू मारता है। ये बोझ इतना बड़ा है कि इसे एक जगह जमा कर दे तो हर दिन एक गगनचुंबी इमारत जितना बड़ा पहाड़ खड़ा हो जाएगा। तो बोलने के तो हमेशा चुप थे, कहाँ तक बताए। हम इसे हल्के में लेते हैं, लेकिन यही ढेर हमारी हवा को जहर बना रहा है, हमारे पानी को गंदा कर रहा है और हमारे आने वाले कल को चुपचाप निगल रहा है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक जिंदा सच्चाई है जो हमारे आसपास की गलियों, नालों और लैंडफिल के पहाड़ों में सांस ले रही है। लेकिन इस कहानी में उम्मीद भी है। कुछ हीरो है जो इस ढेर को खजाने में बदलने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ विलन है जो इसे और भी खतरनाक बना रहे हैं। तो आइए आज हम इस कहानी की परतें खोलते हैं जो आपके घर से शुरू होकर इस शहर के भविष्य का फैसला कर रहे हैं। दोस्तों, हम जब पहाड़ शब्द सुनते हैं तो हमारे दिमाग में बर्फ से ढकी चोटियां, हरे भरे जंगल और खूबसूरत घाटियां घूमने लगती है ना? लेकिन भैया, दिल्ली वालों से पूछिए तो उनके लिए पहाड़ का मतलब कुछ और ही है। दोस्तों, ये है दिल्ली का गाजीपुर लैंडफिल। यहाँ का पहाड़ देखिए, ये मिट्टी या बर्फ का पहाड़ नहीं है, बल्कि हमारे और आपके फेंके हुए कचरे का एक बहुत बड़ा पहाड़ है। और ये खूबसूरत नहीं बल्कि जहरीला और जानलेवा भी है। 1 सितंबर 2017 को इस कचरे के पहाड़ का एक बहुत बड़ा हिस्सा अचानक टूटकर सड़क पर गिर गया। इसके नीचे दबकर 2 लोगों की जान चली गई, कई लोग घायल हुए और कई वाहन कूड़ेदान के पीछे बहकर नदी में जा गिरे। दोस्तों, ये कोई प्राकृतिक आपदा नहीं, बल्कि मैं तो कहूंगा ये पूरी तरह से मैन मेड डिजास्टर था। और याद रखिए, ये सिर्फ दिल्ली की कहानी नहीं है, ये हर बड़े शहर का अपना अपना कचरा का पहाड़ है। मुंबई का देवनार डंपिंग ग्राउंड, देश का सबसे बड़ा लैंडफिल, कलकत्ता का धापा लैंडफिल, चेन्नई का पेरुगुंडी डंप यार्ड, इन जगहों पर भी रोजाना कई हजार टन कचरा यहाँ पे डंप होता है। मुंबई में देवनार में लगभग 5,500 टन कचरा प्रतिदिन पहुंचता है। कलकत्ता के धापा में करीबन 2,500 टन से ज्यादा कचरा यहाँ पे हर रोज जमा होता है। चेन्नई के पेरुगुंडी में भी लगभग हर दिन 3,000 टन से ज्यादा कचरा यहाँ पे डंप किया जाता है। दोस्तों, देखा जाए तो सभी शहर अपने अपने टाइम बम पर खड़े हैं। मैं यहाँ पे टाइम बम इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये टाइम बम की तरह कभी भी फट सकता है। बिल्कुल सही सुना आपने, क्योंकि ऑक्सीजन की कमी में सड़ते कचरे से मीथेन गैस बनती है और वही मीथेन गैस जो हवा में 5% से 15% मात्रा में मिलती है और विस्फोटक मिश्रण तैयार करती है। इसी वजह से इन लैंडफिल्स में अक्सर आग लग जाती है और पूरा इलाका जहरीले धुएं से भर जाता है। बारिश का पानी जब इन कचरों के पहाड़ों से होकर गुजरता है तो अंदर से सारी जहरीली चीजें जैसे कि केमिकल्स, बैटरिया, हैवी मटेरियल्स, ये सब मिलता है और बन जाता है एक काला चिपचिपा लिक्विड, जिसे साइंस की भाषा में लीचेट कहते हैं। ये लीचेट धीरे धीरे जमीन से अंदर घुस जाता है और हमारे पीने के पानी को भी जहर बना देता है और ये पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल करते हैं। सबसे डरावने वाला सच तो यह है कि भारत में रोजाना लगभग 1,60,000 टन कचरा उत्पन्न होता है, लेकिन उसमें सिर्फ 30% को ही वैज्ञानिक तरीके से प्रोसेस किया जाता है और बाकी सब खुले डंपिंग साइटों पर चला जाता है और बन जाता है ऐसा लैंडफिल पहाड़। ये सिर्फ एक कचरा नहीं है, ये हमारी लापरवाही से बना एक खामोश जहर है। दोस्तों, घर का कचरा तो वो है जिसे हम रोजाना देखते हैं, लेकिन असली खतरा तो वो है जो हमें दिखता नहीं है। इंडस्ट्रियल और केमिकल वेस्ट, ये धीरे धीरे हमारी नदियों, हमारी मिट्टी और हमारी सांसों में जहर घोल रहा है। 3 दिसंबर 1984 भोपाल दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियल ट्रेजेडी। एक रात में 40 टन से ज्यादा मिथाइल आइसोलेट गैस यूनियन कार्बाइड की फैक्ट्री से लीक हुई। परिणाम, उसी रात 3,000 से ज्यादा मौतें और अगले ही कुछ सालों में 15,000 से ज्यादा मौतें और लाखों लोग स्थायी विकलांगता और बीमारियों के पीड़ित हुए। आज भी वहां की जमीन और पानी जहरीला है। दोस्तों, ये हादसा सिर्फ एक फैक्ट्री की लापरवाही नहीं, हमारे सिस्टम की नाकामी का प्रतीक था। मई 2020 विशाखापट्टनम में एक केमिकल प्लांट से टायराइन गैस लीक हुआ था। शहर के लोगों की नींद तभी उड़ी जब जहरीली हवा ने 1,000 से ज्यादा लोगों को बेहोश कर दिया। 12 लोग मारे गए और 1,000 से ज्यादा लोग
बीमार पड़े। यहाँ तक कि पास के गांव की फसलें और जानवर तक प्रभावित हुए। भारत की नदियां हमारी आस्था की धड़कन है, लेकिन आज ये आस्था का नहीं, जहर का दरिया बन चुकी है। केंद्र की रिपोर्ट्स के मुताबिक आज 279 नदियों के 311 शहरों को पॉल्यूटेड डिक्लेयर कर दिया गया है। करनाल से कानपुर तक गंगा में जहरीले द्रव्य बहते हैं दोस्तों। केवल कानपुर की टैनरियाही हर दिन लगभग 50 मिलियन लीटर गंदा पानी सीधा गंगा में छोड़ती है, और इसमें से केवल थोड़े से हिस्से को ही ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों, यमुना नदी का 80% प्रदूषण सिर्फ दिल्ली के 20 किलोमीटर हिस्से से आता है, जहां हजारों फैक्ट्रियां बिना किसी ट्रीटमेंट के केमिकल पानी में छोड़ती है। आंकड़ों के अनुसार भारत का लगभग 70% सतही जल मानव उपभोग के योग्य नहीं है। देखा जाए तो ये सिर्फ इंडिया तक ही सीमित नहीं है। एक मिसाल दुनिया भर में, जापान का मीनामाता गांव, पिछली सदी में वहां इंडस्ट्रियल मर्क्यूरी डिजास्टर ने 2000 से ज्यादा जानें ली। हजारों लोग गंभीर बीमारियों से जूझे, जन्म से ही विकृत बच्चे, पानी में जहर और एक बहुत बड़ा स्याही सबक। आज मीना माता डिजास्टर दुनिया भर में इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन का प्रतीक है। इंडस्ट्रियल पॉल्यूशन से तो हवा भी जहरीली हो चुकी है। WHO की रिपोर्ट के मुताबिक सिर्फ 2016 में एम्बिएंट एयर पोल्यूशन की वजह से भारत में 17,95,181 लोग मर गए। इन मौतों के पीछे मुख्य कारण क्या थे? स्टॉक, दिल की बीमारियां, फेफड़ों का कैंसर और लंबे समय तक चलने वाली सांस की बीमारियां। लेकिन सिर्फ बाहर की हवा ही नहीं, घर के अंदर भी हवा जहरीली होती है। घर में प्रदूषण के सबसे बड़े कारण है सिगरेट, बीड़ी का धुआं, ठोस ईंधन जैसे लकड़ी, गोबर के उपले, कोयला और इनसे जलने वाले चूल्हे जिसमें धुआं बाहर निकलने की व्यवस्था नहीं होती। ये हादसे हमें सिर्फ एक सबक देते हैं, कानून बनाना काफी नहीं है, उन्हें लागू करने की नीयत भी चाहिए। जब तक फैक्ट्रियां मुनाफे के लिए जहर बहाती रहेगी और सिस्टम आंख मूंद लेगा, तब तक हमारी नदियां, हमारी मिट्टी और हमारे आने वाली पीढ़ियां धीरे धीरे जहर पीती रहेगी। दोस्तों, अब बात करते हैं कि वो कौन सी भूल है जिसमें सरकार और जनता दोनों एक विष चक्र में फंस गई है। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 कानून कहता है कि हमें घर पर ही गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग अलग करना चाहिए, लेकिन हम में से ज्यादातर लोग ऐसा नहीं करते। क्यों? इसके पीछे एक वजह है, क्योंकि जब कुछ लोग मेहनत करके कचरा अलग करते भी है तो वो देखते हैं कि कूड़ा उठाने वाली गाड़ी ने आकर सब कुछ एक साथ मिला दिया है, और उनसे उन पर भरोसा ही टूट जाता है। और गाड़ी वाला ऐसा क्यों करता है? क्योंकि वो जो कचरा उठाने वाला कॉन्ट्रैक्टर है, उनको पेमेंट कचरे के वजन के हिसाब से मिलता है, क्वालिटी पर नहीं। और मिक्स कचरा हमेशा भारी होता है। जनता अलग नहीं करती क्योंकि सिस्टम पर भरोसा नहीं है, और सिस्टम सुधर नहीं पाता क्योंकि उसे शुरू से ही मिक्स कचरा मिलता है। और यही वो सबसे बड़ी भूल है जो हमारे शहर को डुबो रही है। इस टूटे हुए सिस्टम के बीच एक ऐसी फौज है जो बिना आवाज किए हमारे शहर को बचा रही है। हमारे कचरा बीनने वाले वेस्ट पिकर्स, ये लोग बिना किसी सरकारी मदद, बिना किसी ग्लव्स या मास्क, हमारे फेंके हुए डायपर, टूटे हुए कांच और जहरीले कचरे में से भी कीमती चीजें छांटते हैं। प्लास्टिक की बोतलें और पैकेजिंग, धातु जैसे एल्यूमिनियम के डिब्बे, लोहे, कागज और गत्ता, और कभी कभी तो ई वेस्ट के हिस्से भी जैसे बैटरियां, इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स, और ये सब बेचकर वो अपने घर का चूल्हा जलाते हैं। इन लोगों के कमाई का जरिया ये चीजें बेचकर ही तो होता है। लेकिन सोचिए दोस्तों, ये लोग देश का 20% से भी ज्यादा कचरा रिसाइकल करते हैं, यानी अकेले ये वेस्ट पीकर्स ही नगर पालिकाओं के हजारों करोड़ों रुपए का खर्चा बचाते हैं। और बदले में इन्हें क्या मिलता है? बीमारियां, गरीबी और समाज से अपमान। ये असली एनवायरमेंटल सोल्जर्स है, जिन्होंने बिना वर्दी, बिना पहचान और बिना सुरक्षा हमारे लिए मोर्चा संभाला हुआ है। इन्हें आईडी कार्ड्स मिलने चाहिए, सुरक्षा उपकरण जैसे ग्लव्स, मास्क और बूट्स मिलने चाहिए, और सबसे जरूरी, इन्हें एक तय सैलरी और सामाजिक सुरक्षा मिलनी चाहिए, क्योंकि ये सिर्फ कचरा साफ नहीं कर रहे हैं, ये हमारे शहर, हमारी हवा और हमारे बच्चों का भविष्य बचा रहे हैं। सोचिए, एक खाली बोतल जिसे हम कचरा मानकर फेंक देते हैं, और जर्मनी ने इसी बोतल को इंसेंटिव बना दिया। यहाँ बोतल डालने पर 25 सेंट मिलते हैं, और नतीजा 98% तक बोतलें वापस आती है। और फिर जापान में, यहाँ सफाई को कानून नहीं बल्कि एक संस्कार माना गया है। स्कूल से ही बच्चे को सिखाया जाता है कि सड़क उनकी किताब जितनी पवित्र है, और नतीजा 98% कचरा इकट्ठा होता है और 85.8% प्लास्टिक रिसाइकल हो जाता है। दोस्तों, इन सब प्रॉब्लम्स के बावजूद भी इंदौर जैसे शहर ने यह साबित किया है कि भारत में ये पॉसिबल है। इंदौर जो लगातार 8 सालों से भारत का क्लीनेस्ट सिटी माना गया है,
कचरे से पैसा कमाता है वो। वहाँ एशिया का सबसे बड़ा बायोगैस प्लांट भी है, जहाँ कचरे को सिर्फ ठिकाने नहीं लगाया जाता, बल्कि कमाई का जरिया भी बनाया गया है। हर दिन इस बायोगैस प्लांट से निकलता है 18,000 किलो सीएनजी और 100 टन कंपोस्ट, जिसे नगर निगम को होती है 8 करोड़ सालाना आमदनी। दोस्तों, एक समय भारत का गुजरात का सूरत शहर अपनी गंदगी के लिए बदनाम था। हालत इतनी बिगड़ी कि वहां प्लेग जैसे भयानक बीमारी फैल गई। लोग डर से शहर छोड़कर भाग निकले थे। 30 साल बाद वही शहर गुजरात का सूरत अपनी सूरत बदल चुका है। आज सूरत ने सुपर स्वच्छ लीग में अपना नाम दर्ज करवाया है। ये कोई साधारण पुरस्कार नहीं है, ये एक एलिट कैटेगरी है जिसमें सिर्फ वही शहर शामिल होते हैं जो लगातार 3 वर्षों तक स्वच्छता सर्वेक्षण में शीर्ष स्थान बनाए रखे हो। सूरत ने डिजिटल टेक्नोलॉजी को अपनाया। हर गली की निगरानी जीआईएस मैपिंग और आईसीटी टूल्स से होने लगी और रियल टाइम डैशबोर्ड से ट्रैक होने लगा। सूरत का ट्रांसफॉर्मेशन सिर्फ सरकार का काम नहीं था, नागरिकों, स्कूलों और एनजीओस ने भी इसमें हाथ मिलाया। अभियान बने, माय सूरत, क्लीन सूरत, और लोगों ने इसे अपना एक मिशन बनाया। वेस्ट को रिसोर्स में बदला, हर घर से कचरा उठा, गीला सूखा कचरा अलग हुआ। वेस्ट टू एनर्जी प्लांट्स बने। 30 साल पहले प्लेग से जो हमारा सूरत था, वो आज सुपर स्वच्छ लीग का नेता है। उसका सफर सिखाता है कि सख्त नेतृत्व प्लस स्मार्ट टेक्नोलॉजी प्लस जनता की भागीदारी इज इक्वल टू ट्रांसफॉर्मेशन। तो इस कचरे के चक्रव्यूह से निकलने का रास्ता क्या है? समाधान 3 स्तर पर है। पहला, आप और मैं आज से ही घर पर गीला, सूखा और खतरनाक कचरा अलग अलग करना शुरू करें। 3R का नियम अपनाएं, रिड्यूस, रियूज एंड रिसाइकल। दूसरा, हमारी सोसाइटी यानी कि कम्युनिटी लेवल, कम्युनिटी कंपोस्टिंग, खाद बनाने का प्लांट लगाए। वेस्ट पिकर्स के साथ मिलकर एक ड्राई वेस्ट कलेक्शन सेंटर शुरू करें। हमें सरकार से क्या मांगना चाहिए? सिस्टमेटिक लेवल मांग करें कि ठेकेदारों को वजन पर नहीं, क्वालिटी पर पेमेंट मिले। अपने एमएलए से पूछे कि आपके इलाके में मटेरियल रिकवर फैसिलिटी क्यों नहीं है। मांग करे कि वेस्ट पिकर्स को सिस्टम का एक हिस्सा बनाए। दोस्तों, कचरा एक ऐसी समस्या है जिसे सिर्फ सरकार अकेले हल नहीं कर सकती। इसमें हम सबको साथ आना होगा। हमें ये समझना होगा कि जब हम कचरे को डस्टबिन में डालते हैं तो हम सिर्फ सफाई नहीं करते, बल्कि हम उन सफाई कर्मचारियों को एक बेहतर जिंदगी देते हैं। ये हमें समझना होगा कि कचरा एक समस्या नहीं बल्कि एक अपॉर्चुनिटी है। एक ऐसी अपॉर्चुनिटी जो भारत को एक बेहतर और स्वच्छ भविष्य दे सकती है।